हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पीजीटी की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ईयर 2003 के टोटल क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि ईयर 2000 में 100 क्वेश्चन, 2003 एंड 2004 में 85 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन दोस्तों 2004 से लेकर के 125 क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इस पूरे पेपर को कवर करेंगे दो पार्ट में। मैं इसके दो वीडियो बनाऊंगा। पहला पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक और दूसरा पार्ट होगा 61 से 125 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग, दोस्तों हम लोग इसका एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशंस पढ़ने से हमारे और भी कई सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसलिए पेशेंस बनाए रखिएगा। और एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूँगा तो थोड़ा सा टाइम भले ज़्यादा लगे लेकिन आपकी चीज़ें तैयार होंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्नोल्ड मॉन्स हुज अनटाइमली डेथ इन हिज एलिजी एंटाइटल्ड थायरसिस। तो अर्नोल्ड किसकी अनटाइमली डेथ पर शोक प्रकट करते हैं अपनी एलिजी थायरसिस में? तो वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऑर्थर ह्यूज क्लॉ राइट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर नंबर 1, ऑर्थर ह्यूज क्लॉ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऑल दीज आर वर्दी ऑफ केयरफुल रीडिंग। ये सारी जितने भी दिए हुए सारे ही पढ़ने में अच्छे हैं। सब ऑल दीज आर वर्दी ऑफ केयरफुल रीडिंग, इन सब की हम केयरफुल रीडिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी सारे राइटर हैं ये, सारी ट्रेजेडीज सारी एलिजीज अच्छी हैं। बट द बेस्ट इज थैरिसिस, अ लैमेंट फॉर द पोएट क्लॉ। लेकिन उनमें से जो थैरिसिस है वो सबसे बेस्ट है, जिसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऑर्थर ह्यूज क्लॉ के लिए शोक प्रकट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, सी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। शेक्सपियर के किस प्ले से लाइन ली गई है? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। तो दोस्तों ये मैकबेथ से लाइनें ली गई हैं। जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है उस समय मैकबेथ ये लाइनें एक्ट 5 सीन 5 में बोलता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम मैकबेथ। ये लाइनें मैकबेथ से ली गई हैं। एंड टोल्ड बाई मैकबेथ आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। मैकबेथ जब अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ की डेथ की खबर पाता है उस समय वो ये लाइनें कहता है। इट अकर्स इन एक्ट 5 सीन 5 लाइन 6, 26, 27 एंड 28। ये घटना मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 5 में होती है, लाइन नंबर 26, 27 एंड 28 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की स्टोरी, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो का दोस्तों पूरा टाइटल ही है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। दोस्तों मैंने शेक्सपियर की चारों जो मेजर ट्रेजेडीज हैं HOKM, उन पर वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और PGT की सीरीज में भी मैंने ईयर 2000, 2002 सॉरी 2000, 2003 सॉरी 2000, 2002 एंड 2003 और 2004 का इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा वेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओथेलो सेटिंग इन वेनिस, अ फेमस टाउन ऑफ इटली, फेमस फॉर इट्स कल्चर एंड आर्ट, शेक्सपियर मेड इट द सेटिंग ऑफ हिज अदर नॉवेल्स टू। यहाँ पे दोस्तों इफ़ की जगह इट होना चाहिए, ये पेपर में मिस्टेक है, यहाँ पे आप इट कर लीजिए, इट। तो शेक्सपियर मेड इट द सेटिंग ऑफ हिज अदर नॉवेल्स टू। वेरी फर्स्ट सीन ऑफ एक्ट
फर्स्ट ओपन्स इन अ स्ट्रीट ऑफ वेनिस। तो प्ले एक्ट फर्स्ट में वेरी फर्स्ट सीन ऑफ एक्ट फर्स्ट से ओपन होता है। तो एक्ट फर्स्ट में वेनिस की एक गली से ओपन होता है। एक्ट फर्स्ट ओपन्स इन अ स्ट्रीट ऑफ वेनिस, जो एक्ट पहला है वो वेनिस की एक गली से शुरू होता है। तो आंसर हो जाएगा वेनिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाई, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखा? एस.टी. कॉलरिज ने। एस.टी. कॉलरिज इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। Of Coleridge's prose works, the Biographia Literaria is an explanation and criticism of Wordsworth's theory of poetry and contains more sound, sense, and illuminating ideas on the general subject of poetry than any other book in English language. तो दोस्तों ये प्रोज वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्वेश्चन नंबर 5 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे पेपर पढ़ाया था उनमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। When did William Butler Yeats, in short W.B. Yeats, receive Nobel Prize for Literature? 1923 is the right answer. Question number 6 is on your screen. Question number 6, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। By 1922 Yeats had become quite prosperous. 1922 तक ईट्स काफ़ी प्रॉस्परस हो गए थे एंड रिनॉन्ड, काफ़ी उनकी ख्याति फैल गई थी। ही वॉज इलेक्टेड अ सीनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट, वो आयरिश फ्री स्टेट के सीनेटर भी सिलेक्ट किए गए थे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923, और 1923 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर का। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर्स करेंगे अपने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी? अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसका हीरो कौन था? तो इसका हीरो था सेंटियागो, जो कि एक क्यूबन फिशरमैन था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेक्स्ट ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी के लिए अर्नेस्ट हेमिंग को 1954 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और ये काफ़ी स्ट्रगलिंग नॉवेल दिखाया गया है जिसका हीरो क्यूबन फिशरमैन सेंटियागो है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलीपिंग एम्बिशन? तो अत्यधिक महत्वाकांक्षा दिखाई गई है मैकबेथ में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज? तो दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिनमें से 1 से लेकर 126 तक उन्होंने W.H. विलियम हर्बर्ट उन्होंने डेडिकेट किया है। 127 से 152 तक उन्होंने डार्क लेडी मैरी फिटन को, और 153-54 क्यूपिड गॉड, लव क्यूपिड गॉड को डेडिकेट किया है। तो इस तरह से 154 टोटल सोनेट्स लिखे हैं शेक्सपियर ने। तो आंसर नंबर 104, 8 का फर्स्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स बाय शेक्सपियर इज 154, पब्लिश्ड कलेक्टिवली इन 1609 बाय थॉमस थॉर्प। इन शॉर्ट TT यू कैन लर्न। थॉमस थॉर्प ने 1609 में इनको पब्लिश्ड करवाया था। Question number 9 is on your screen. In which year did Wordsworth add his preface to the Lyrical Ballads? Lyrical Ballads जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलरिज का एक कोलैबोरेशन वर्क था, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स और S.T. कॉलरिज ने 4, टोटल 19-4-23 23 पोएम का कलेक्शन है। 1798 में लिरिकल बैलेड आया, और प्रीफेस कब आया? क्वेश्चन को समझिएगा। लिरिकल बैलेड 1798, अगर क्वेश्चन आता है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड तो 2 साल बाद, यानी कि 1800 में आया। 1800। In 1800 a second and a large edition of the lyrical ballads was published. In 1800 सेकेंड एंड लार्ज, दूसरा और
विस्तृत एडिशन आया लिरिकल बैलेट्स का, जिसको प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट कहा गया, विद अ वैल्यूएबल प्रीफेस कंटेनिंग एन आउटलाइन ऑफ हिज पोएटिकल थियरी। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, अपने आंसर्स करते रहिएगा, फिर आप देखिए आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ये पीजीटी के प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। 40% क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपरों से। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स, शेक्सपियर्स की कहानियों को किसने लिखा है? हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर नाम से एक वर्क था जिसमें शेक्सपियर की जितनी भी कहानियां हैं उनको चार्ल्स लैम्ब और उनकी सिस्टर मैरी लैम्ब ने लिखा है। चार्ल्स ने लैम्ब ने ट्रेजेडीज़ को लिखा है एंड मैरी लैम्ब ने कॉमेडीज़ को। द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807, ये वर्क दोस्तों कब लिखा गया ये भी ध्यान रखिएगा, 1807। द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 वॉज रिटन बाई चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब, ये दोनों भाई बहन थे। चार्ल्स भाई हैं, मैरी लैम्ब उनकी सिस्टर हैं। द फॉर्मर रिप्रोड्यूसिंग द ट्रेजेडीज, चार्ल्स ने ट्रेजेडीज़ को रिप्रोड्यूस किया, एंड द लेटर मतलब बाद में नाम लिखा है मैरी लैम्ब का, एंड द लेटर द कॉमेडीज़, और बाद वाले ने कॉमेडीज़ को रिप्रोड्यूस किया, यानी कि मैरी लैम्ब ने कॉमेडीज़ को डिस्क्राइब किया है और चार्ल्स लैम्ब ने किया है किसको? ट्रेजेडीज़ को, और मैरी लैम्ब ने कॉमेडीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच पोएम ऑफ कीट्स डज द फॉलोइंग लाइन अकर, जॉन कीट्स की किस पोएम में ये लाइन आती है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। दोस्तों इंटर में एक पोएम चलती है और उसकी भी यही फर्स्ट लाइन है, तो एंडाइमियन से लिया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एंडाइमियन इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंडाइमियन विच इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड बिलव्ड बाय अ मून गॉडेस, ये स्टोरी है एक यंग शेफर्ड की जिसकी प्रेमिका एक मून गॉडेस होती है। द पोएम begins with the striking lines a thing of begins with the striking lines a thing of beauty is a joy for ever। यहाँ पर दोस्तों बींग्स की जगह बिगिन होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है। पोएम बिगिंस, BEGINS, बिगिंस होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, अभी LT ग्रेड 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन विच पोएम ऑफ शेली डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, कि शेली की किस पोएम में ये लाइनें आती हैं? ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। दोस्तों ये लाइनें हैं ओड टू द वेस्ट विंड की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड बाई शेली, दीज लाइन्स अकर्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ 4th स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉवेल बाय विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर के द्वारा इनमें से कौन सा नॉवेल लिखा गया? तो दोस्तों द साउंड एंड द फरी 1929। मैंने आपको बताया था कि आप वर्क के साथ अगर उसका सन भी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा द साउंड एंड द फरी 1929। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, तो इसके ऑथर कौन है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन के? दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा शशि देशपांडे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद्स गौरी वॉज, मुल्क राज आनंद का जो वर्क था उसका गौरी, उसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? द वुमेन एंड द काउ इज द राइट आंसर, द वुमेन एंड द काउ। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अभी LT ग्रेड 2025 में पूछा गया था, TS इलियट के द वेस्टलैंड 1922 में जो कि लिखी गई।
और इसके 5 सेक्शन का क्रम पूछा गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। विच वन ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेक्शंस ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्ट लैंड। तो कह रहा कौन सा टी.एस. इलियट के वेस्ट लैंड के 5 सेक्शंस का पार्ट नहीं है। तो इसकी दोस्तों ट्रिक मैंने आपको बताई थी, द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, BGF फायर सरमन, फिर DW डेथ बाय वाटर, और W क्या जाए, व्हाट द थंडर सेड। तो द हॉलो मैन इज नॉट द पार्ट ऑफ, हॉलो मैन वेस्टलैंड का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 के 5 सेक्शन की डिटेल देख लीजिए। द हॉलो मैन इज अ फेमस पोएम बाई T.S. इलियट। द हॉलो मैन T.S. इलियट की एक फेमस पोएम है। वेस्टलैंड रिटन इन 1922, वेस्टलैंड 1922 में लिखी गई। इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का एक इम्पॉर्टेंट वर्क था। एज लिरिकल बैलेट्स वॉज इन द हिस्ट्री ऑफ 19th, जैसे कि लिरिकल बैलेट 19th सेंचुरी में था, वैसे ही 20th सेंचुरी में वेस्टलैंड। द पोएम प्रोग्रेसेस रेदर एब्रप्टली थ्रू 5 मूवमेंट एज फॉलोज। तो 5 इसके पार्ट हैं। पहला है द बरियल ऑफ द डेड, तो इसकी ट्रिक याद रखिए, बी फॉर बरियल। दूसरा है अ गेम ऑफ चेस, इसकी याद रखिए जी फॉर गेम, BG। तीसरा पार्ट है द फायर सरमन, तो इसका हो जाएगा F, तो BGF। चौथा याद रखिए D डेथ बाय वाटर, यानी कि D फॉर डेथ, BGFD, और W फॉर वॉट द थंडर सेड, BGFDW। ये ट्रिक याद रखिए, आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन। द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज। द डायनेस्ट क्या है, नॉवेल है, ऑटोबायोग्राफी है, लिरिक है, या वर्स ड्रामा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 वर्स ड्रामा है। द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज वर्स ड्रामा। The Dynast is a drama of the Napoleonic Wars in 3 parts, completed in 1908. Question number 18 is on your screen. Tennyson's Elegy in Memoriam is in memory of। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो एलिजी लिखी इन मेमोरियम, वो किसकी याद में लिखी? तो उन्होंने ऑर्थर हेलम की याद में लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरे 60 क्वेश्चन करेंगे और 61 से लेकर 125 दूसरे पार्ट में करेंगे, तो फटाफट करते हैं। Perhaps the most loved of all Tennyson's works is In Memoriam, which on account of both its theme and its exquisite workmanship is one of few immortal names that were not born to die. The immediate occasion of this poem was Tennyson's profound personal grief at the death of his friend Arthur Hallam. Question number next. Question number 19 is on your screen. The title of Shelley's incomplete dream एल्गोइज। तो जो PB शैली की इनकम्प्लीट ड्रीम एल्गोय थी, उसका नाम था द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Triumph of Life was an unfinished poem and was his dream poem in terza rhyme with the cause of Italian poets। तो दोस्तों शैली का ये अनफिनिश्ड पोएम है, ये इनकी एक ड्रीम पोएम थी जो टर्जा रीमा यानी कि टर्जा राइम में लिखी गई विद द कोज ऑफ इटालियन पोएट्स का एक कोज इसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 20। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। विलियम वर्ड्सवर्थ की पहला जो पोइटिकल वॉल्यूम था उसका क्या नाम है, उसका क्या टाइटल है? तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द वेरी फर्स्ट पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस etc. had borne testimony to the wealth of his sensory notations
क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 21, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1564 में माना जाता है, क्योंकि बैप्टाइज्ड तीसरे दिन बैप्टाइज्ड किया था, नामकरण किया जाता था। तो 26 अप्रैल को नामकरण हुआ, तो 3 दिन बाद नामकरण होता था, इसलिए विलियम शेक्सपियर की जो डेट ऑफ बर्थ मानी गई वो 23 अप्रैल 1564। और दोस्तों ये अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ भी हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राइटर है जो अपने बर्थडे के दिन ही उसका डेथ डे भी हुआ। फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द लिटिल पेरिश चर्च एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन A1 वी लर्न that William Shakespeare was baptized there on the 26th of April 1564, as it was customary to baptize children on the third day after birth. The 23rd of April is generally accepted as the poet's birthday. तो दोस्तों ये प्रथा थी कि 3 दिन बाद बच्चे का नामकरण होता था। बैप्टाइज का मतलब होता है नामकरण। तो 23 अप्रैल को उनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। सेलेज एडोनिस इज, सेले की जो एडोनिस है ये क्या है? तो ट्रेजेडी है, एपिक पोयम है, पेस्टोरल एलिजी है। तो दोस्तों ये एक पेस्टोरल एलिजी है, सेलेज एडोनिस, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स इन्होंने लिखा था। Adonis is a wonderful threnody over the death of poet Keats. सेली ने एडोनिस को जॉन कीट्स की डेथ पे लिखा था। आई होल्ड्स इट्स प्लेस विद मिल्टन्स लिसिडस, आई होल्ड्स इट्स प्लेस विद मिल्टन्स लिसिडस एंड टेनिसन्स। यहाँ दोस्तों होल्ड्स ने आई होल्ड होना चाहिए, एस यहाँ से रिमूव कर दीजिए। आई होल्ड इट्स प्लेस विद मिल्टन्स लिसिडस एंड टेनिसन्स इन मेमोरियम। शेली कहते हैं वो इसका स्थान मिल्टन की लिसिडस से, टेनिसन की इन मेमोरियम से के साथ इसकी तुलना करते हैं एज वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट एलिजीज, और उसको 3 ग्रेटेस्ट एलिजीज में मानते हैं कि जिस तरह से मिल्टन की लिसिडस थी, टेनिसन की इन मेमोरियम थी, वैसे ही एडोनिस को वो पोएट कीट्स की डेथ पर लिखी गई थ्रीनोडी को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, Who said my heart aches? Who said my heart aches and a drowsy numbness pains? ये लाइन किसने कही? तो दोस्तों आपको पता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कही ये लाइनें? तो ये लाइनें कही हैं जॉन कीट्स ने। My heart aches and a drowsy numbness pains. These lines are the opening lines of Ode to a Nightingale. ओड टू अ नाइटिंगेल में ये लाइन्स आती हैं और जॉन कीट्स की ये पोयम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हेन वॉज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न? चार्ल्स डिकेंस का जन्म कब हुआ? तो 1812 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु अमंग दीज इज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसफर? तो होम स्पन फिलोसफर किसको कहा गया? वॉल्ट विटमैन, अमेरिकन पोएट, अमेरिकन राइटर हैं, वॉल्ट विटमैन को कहा गया। 25 का आंसर नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? तो टेम्पेस्ट की हीरोइन दोस्तों कौन है? टेम्पेस्ट की हीरोइन है मिरांडा, और वायला है ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन, पोर्सिया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, और बीट्राइस किसकी है? मच अडो अबाउट नथिंग। मिरांडा इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। मिरांडा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की हीरोइन है, वेयर एज वायला, पोर्सिया एंड बीट्राइस आर हीरोइंस ऑफ ट्वेल्थ नाइट। वायला ट्वेल्थ नाइट की, पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की, एंड बीट्राइस किसकी हो जाएगी? मच अडो अबाउट नथिंग। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। पढ़ते रहिए दोस्तों, थकना मना है। द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय। तो ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म जॉन कीट्स ने दिया था अपने ब्रदर को एक लेटर में
उन्होंने एक लेटर में ये टर्म दिया था। His letters are among the first in English not only for their discussion of his aesthetic ideas, negative capability, the chameleon poet, but also simple for their humanity, spontaneity and humor. He gave this term in a letter. उन्होंने ये टर्म एक पत्र लिखते समय दिया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे जो मैंने पेपर पढ़ाए हैं फिर से रिपीट हुआ है। When was मुल्क राज आनंद्स नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड? तो मैंने आपको बताया था अनटचेबल किस में आया था। अनटचेबल कब हो जाएगा? 1935 में अनटचेबल, 1936 में कूली। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दोस्तों 2 कर लीजिए। 29 क्वेश्चन नंबर 29, हु इज बाइटन बाय द स्कॉर्पियन इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? निसिम एजकिल की जो पोयम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें जो बिच्छू होता है वो किसको काटता है? तो पोएट की मदर को काटता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द मदर, द मदर। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द स्कॉर्पियन पब्लिश्ड इन द एग्जैक्ट नेम प्रेजेंट्स अ कॉमन इंडियन सिचुएशन. It is a narrative poem. The poem describes a scorpion that stings Geh Lakshmi, the poet's mother. ये कवि की निसिम एजकिल की मदर को बिच्छू काट लेता है। बारिश हो रही होती है और उस बारिश में बिच्छू आता है। क्वेश्चन नंबर 30, Who of the following has written Earth is the right place for love? ये लाइन किसने लिखी है? What a question! कि पृथ्वी प्यार करने के लिए सबसे सही जगह है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही अच्छी लाइन है, अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, वीनस एंड एडोनिस 1593 इज अ पोएम रिटन बाय। वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर की है, 1593 में लिखी गई है। और एक रेप ऑफ ल्यूक्रीस वो 1594 में लिखी गई। वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टेंजा में और रेप ऑफ ल्यूक्रीस 7 लाइन स्टेंजा में। तो याद रखिए वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर की ये पोयम है। क्वेश्चन नंबर 32, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, हु सेड इट? तो ये लाइनें किसने कही हैं? ये लाइनें आंसर नंबर 4 हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीज लाइन्स अकर्स इन द पोएम ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से ली गई हैं, जहाँ वो कहते हैं टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। पढ़ते रहिए दोस्तों, सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 32 के बाद 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। हु सेड अबाउट कीट्स ही इज विद शेक्सपियर? तो कीट्स के बारे में ये क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था, ही इज विद शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 34 is on your screen. Who is called the Prince of English Essayists? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दोस्तों 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्से, फादर ऑफ एस्से, केवल फादर ऑफ एस्से पूछेगा तो हो जाएगा मॉन्टेग्ने। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से पूछेगा तो हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट पूछेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब।
As an essayist, Lamb occupies a place among the great masters of this genre like Montaigne, Sir Thomas Browne, Steele, and Addison. He has rightly been called the prince of English essayists. Bacon is called the father of essay in English. अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ एसे मॉन्टेग्ने को, और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑन योर स्क्रीन। विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप? कौन सा कैरेक्टर है डिकेंस के नावल में जो इस बार का इंतज़ार करता रहता है कि शायद बदलाव हो, शायद बदलाव हो? तो मिस्टर मैकाइवर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑन योर स्क्रीन। इन मैथ्यू अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की द टर्म फिलिस्तीन्स इज यूज्ड फॉर। तो ये जो फिलिस्तीन्स वर्ड है ये द इंग्लिश मिडिल क्लास के लिए यूज हुआ था। आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। Matthew Arnold believes in formulae and employ them unreservedly. The English aristocracy is barbarian to him. The middle class are Philistines. English aristocracy को barbarian कहा गया। The English aristocracy is barbarian to him. The middle class are Philistine, while the people are populace. जबकि लोगों को populace कहा गया, middle class को Philistine कहा गया, और एरिस्टोक्रेसी, इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी को बारबेरियन कहा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 इज ऑन योर स्क्रीन। हु रोट द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ? द डिफेंस ऑफ लखनऊ पोएम किसने लिखी है? तो दोस्तों ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। आंसर नंबर 1 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन्स लेटर वॉल्यूम्स लाइक द ballads 1880 and Demeter 1889 should not be overlooked, since they contained some of his best works. The former contains string war songs like The Defense of Lucknow. Question number 38 is on your screen. Who wrote the line, God is not in his heaven, all is wrong with the world? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइन किसने लिखी है कि ईश्वर अपने स्वर्ग में नहीं है और दुनिया में सब कुछ भी अच्छा नहीं चला। ऑल इज़ रॉन्ग विद द वर्ल्ड, दुनिया में सब गलत हो रहा है और ईश्वर अपने स्वर्ग में नहीं है। गॉड इज़ नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज़ रॉन्ग विद द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये लाइनें किसकी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आपको पता है थॉमस हार्डी की लाइनें हैं कि गॉड इज़ नॉट इन हिज हेवन, ईश्वर अपने स्वर्ग में नहीं है, ईश्वर स्वर्ग में नहीं है और दुनिया में सब कुछ बुरा हो रहा है। 38 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज किल्ड इन अ बैटल, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज मर्डर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने सुसाइड किया था, उन्होंने पिस्टल से अपने कनपट्टी पे रख के गोली मार ली थी अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे 1898-1961 गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1954। 1954 में द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। हुज फेमस वर्क्स आर फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज 1954 में मिला था। ही कमिटेड सुसाइड बाई गन शॉट, इन्होंने गन शॉट करके अपने सुसाइड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑन योर स्क्रीन। इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन, द कैप्टन इज, ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम में कैप्टन कौन है? तो कैप्टन दोस्तों है अब्राहम लिंकन। द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज रिटन बाई वॉल्ट विटमैन की ये पोएम है, who is considered as one of the best American poets. The poem is an elegy on the death of the famous American president Abraham Lincoln. तो अब्राहम लिंकन की डेथ पे ये फेमस पोएम एलिजी लिखी थी वॉल्ट विटमैन ने, ओ कैप्टन माई कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 41, मुल्क राज आनंद पास्ट अवे इन द ईयर।
तो मुल्क राज आनंद की डेथ किस ईयर में हुई थी? 2004 में हुई थी, और 2004 में ही ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया 2004 के पेपर में। तो विवास पनोरमा एनुअल करंट अफेयर्स की बुक से इन्होंने इसका टेक्स्ट दिया कि कहाँ, वहाँ से ये आंसर ये बता रहे हैं 2004 में इनकी डेथ हुई। क्वेश्चन नंबर 42, विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज तो दोस्तों मेजर फॉर मेजर क्या है? ये कॉमेडी है, मुझे ये बहुत ही कॉमेडी अच्छी लगती है। 42 का 2। क्वेश्चन नंबर 43, वेट व्हाट अ क्वेश्चन। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मैंने पिछले पेपर में भी बताया था, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये किस पोएम की लाइनें हैं? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग की लाइनें हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही फेमस लाइनें थी, उनकी डेथ के टाइम उनकी टेबल पर उनकी हैंडराइटिंग में ये 4 लाइन लिखी हुई मिली हुई थी। These lines occur in Robert Frost's famous poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. These lines are famous in India context because our late Prime Minister Pandit Nehru was a great admirer of the poem and kept these lines written in his own writing on his table. ये लाइनें वो अपनी टेबल पे लिख के रखते थे, और उनकी डेथ के टाइम भी वो पोएम की लाइनें देखी गई थी कि रखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, हु रोट द पोएम द लेडी ऑफ सेलॉट। तो लेडी ऑफ सेलॉट किसने लिखी? दोस्तों ये टेनिसन की पोएम है, द लेडी ऑफ सेलॉट। आंसर नंबर 44 का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आंसर नंबर 44, द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1842 along with other poems in the volume poems। तो आंसर नंबर 2 में कौन था? आंसर नंबर 2 में मैंने आपको बताया टेनिसन इज़ द राइट आंसर। टेनिसन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हार्डी इज कॉल्ड अ। तो हार्डी इज कॉल्ड अ रीजनल नॉवेलिस्ट, वेसेक्स। Thomas Hardy is the most important of the regional novelist of England. His Wessex, दोस्तों यहाँ पर Wessex होना चाहिए। His Wessex, यहाँ पर Wessex होना चाहिए। Thomas Hardy is the most important of the regional novelist of England. His Wessex stretches from the English Channel in the south to Cornwall in the west and as far as Oxford to the north. It is this limited region which forms the scenic background to each of his Wessex novels. यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे Wessex दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए दोस्तों 46 का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। हु इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट्स। 5 सेकंड में आपको देता हूं। तो कौन था हु इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट? किसको कहा गया? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द राइट आंसर। इन द वंडरफुल वैरायटी ऑफ हिज वर्स he suggests all the qualities of England's greatest poet, the dreaminess of Spenser, the majesty of Milton। यहाँ पे दोस्तों मिल्टन होना चाहिए, MILTON, मिल्टन, द majesty of Milton, simplicity of Wordsworth, fantasy of Blake and Coleridge। तो रिप्रेजेंटेटिव पोएट विक्टोरियन पोएट टेनिसन को माना जाता है। इनके अंदर ड्रीमीनेस, स्पेंसर की ड्रीमीनेस थी, मिल्टन की मेजेस्टी थी, वर्ड्सवर्थ की सिंप्लिसिटी थी, और ब्लेक और कॉलरिज की फैंटेसी। क्वेश्चन नंबर, एज ए पोएट देयरफॉर हु एक्सप्रेसेस नॉट सो मच अ पर्सनल एज अ नेशनल स्पिरिट
he is probably the most representative literary non of Victorian era। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ टर्म रेदर कैजुअली इंट्रोड्यूसेस बाय टी.एस. इलियट इन एन एसे ऑन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में लिखा गया, ध्यान रखिएगा 1919 हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील लार्जली विथ, चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल लार्जली किस चीज़ से डील करते हैं? कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देर इज नॉट एनी इनजस्टिस टू Dickens in going straight to the central feeling which gives life to his work, and that feeling is social. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कुली, तो कुली का हीरो कौन था? मुन्नू इज द राइट आंसर, मुन्नू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट, तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन। क्लासिकल एज और अगस्टन एज was characterized by respect for rules, insistence on a set of poetic style. As a result, against the classical school started the romantic revival in English poetry. Question number 51 is on your screen. Which movement of the Victorian age has influenced the novels of Charles Dickens? कौन से मूवमेंट, विक्टोरियन एज के कौन से मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस किया चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स को? तो लिबरलिज्म, आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इस सेंटेंस में क्यों कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, मित्रता एक छाया देने वाला पेड़ है। तो फ्रेंडशिप हैज़ बीन कंपेयर्ड विद अ शेल्टरिंग ट्री एंड वेयर द कंपैरिजन इज डन and comparison words are not used, that is only metaphor. So right option will be metaphor, option number 4 is the right answer. In metaphor there is comparison between two things, metaphor में दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है without using words like so as, words जो simile के words जो होते हैं like so as, comparison words इसमें नहीं यूज होते हैं। It is implied simile, metaphor implied simile होता है। The word metaphor comes from the Greek meta over pheo, carry. Pheo means carry, meta means over. By this figure of speech, a word is transferred or carried over from the object to which it belongs to another in such a manner that a comparison is implied though not clearly stated. दोस्तों यहाँ पर फ्रेंडशिप को शेल्टरिंग ट्री से कंपेयर किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 मेटाफर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 इज ऑन योर स्क्रीन। हेमिंगवेज, अर्नेस्ट हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन, तो दोस्तों ये इटली में, आपको पता है आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर, इटली। क्वेश्चन नंबर 54 इज ऑन योर स्क्रीन। लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू, तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम 5 पोएम का कलेक्शन था, तो क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। 54 का 2, 54 का 2, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके पांचों पार्ट का नाम कभी भी दोस्तों पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ रोट एंड गेट पब्लिश्ड लूसी पोएम्स अराउंड 1800 में ये पोएम्स पब्लिश कराई गई। दीज ऑल पोएम्स आर अबाउट अ गर्ल लूसी, ये पांचों पोएम एक लड़की लूसी के बारे में है। हुज आइडेंटिटी इज नेवर मेंशन, जिसकी आइडेंटिटी कभी भी मेंशन नहीं की गई। लूसी पोएम्स आर नंबर 1 स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, नंबर 2 आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन,
नंबर 3 यहाँ पे सी ड्वेल्ट होना चाहिए दोस्तों, सी ड्वेल्ट अमंग अनट्रॉडन वेज, तो दा की जगह टी की जगह एस बना लीजिए, सी ड्वेल्ट अमंग अनट्रॉडन वेज। 3 years she grew, a slumber did my spirit seal। तो ये दोस्तों पांचों पोएम वर्ड्सवर्थ की लूसी ग्रे के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 55, द सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज, तो सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज सिनेक्डेकी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। In synecdoche, a part is used to designate the whole to designate a part। क्वेश्चन नंबर 56, a turncoat is, turncoat का मतलब क्या होता है? A man who changes his opinions, जो अपनी राय बार बार बदलता रहे उसे turncoat कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 इज ऑन योर स्क्रीन। गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स। तो नियम बनाने का काम कौन करता है दोस्तों? लेजिस्लेचर करती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 इज ऑन योर स्क्रीन। रिप्लेस द अंडरलाइंड पोर्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड, पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो दैट कैन बी डन टुडे। जो आज किया जा सकता है उसको कल पे टाल देना। इज़ द श्योरेस्ट वे टू फेलियर, ये असफल होने का सबसे श्योरेस्ट वे है, तो इसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 इज ऑन योर स्क्रीन। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड, एक समय में 2 पत्नियों से विवाह करना, इसको हम कहते हैं पोलीगैमी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, दोस्तों हम लोग 60 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। मैंने कहा था बैड ब्लड मीन्स, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसके बाद 61 से लेकर 125 तक हम इसके सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे। बैड ब्लड मीन्स होता है अनफ्रेंडलीनेस। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर्स। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक कंप्लीट किए। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, लगातार मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं बार बार वही बात आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मैंने एक सीट हासिल की थी लेक्चरर की, वैसे आपको भी एक सीट दिलाऊंगा यदि आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ते रहेंगे, मेहनत करेंगे जैसे मैं डेली मेहनत करता हूं। मैं अपने कॉलेज से आने के बाद शाम को आपको 2 घंटे आपके साथ ऑनलाइन रहता हूं और मैं पढ़ाता हूं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो शॉर्टकट कोई नहीं होता सफलता का, ओनली द हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 61 to 125 में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।